बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 15 दिसंबर 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि भोजपुरी स्टार पवन सिंह पहुंचे कोर्ट, पत्नी पर लगाया आरोप, बोले अवैध संबंध था, नशा भी करती थी। हमने तुम्हें नौकरी दी, अब तुम हमें अपना खून दो। शिक्षा विभाग ने बीपीएससी शिक्षकों के रक्तदान को लेकर के सभी डीईओ को भेजा पत्र। बिहारी लड़के के प्यार में पड़ी चीनी लड़की, पहुंच गई खगड़िया। फिल्मी है दोनों की प्रेम कहानी। क्या है प्रेम कहानी, आगे आपको बताएंगे विस्तार से। बिहार के लिए देश दुनिया के बिजनेसमैन ने खोली तिजोरी, 26,429 करोड़ की निवेश का ऐलान, लगेगी ये बड़ी फैक्ट्रियां। नीतीश कुमार के शासनकाल का सबसे काला अध्याय होगा शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त होना, प्रशांत किशोर ने नीतीश सरकार पर कसा तंज। स्कूलों में अब होगी इंटरनेट की सुविधा, स्कूलों को लेकर के निर्देश जारी, जाने छात्रों को कैसे होगा फायदा। पुस्तक मेले में नरेंद्र मोदी सीएम नीतीश कुमार पर पड़े भारी, खूब बिकी पीएम मोदी पर लिखी गई किताब, आगे आपको बताएंगे इसके बारे में विस्तार से। बिहार के पूर्णिया सहित 11 जिलों में लगेंगे स्मार्ट मीटर, एनबीपीडीसीएल ने इन कंपनियों के साथ किया एग्रीमेंट। मुख्यमंत्री स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से लोन लेने वाले 1000 छात्रों को नोटिस, जाने क्या है पूरा मामला। बिहार में लागू रहेगा शराबबंदी कानून, गरीब महिलाओं को हो रहा फायदा, मद्य निषेध मंत्री। बालू तस्करों की सूचना देने पर मिलेगा 3 लाख का कैश इनाम, नीतीश सरकार ने बनाया प्लान, अब बस एक्शन का इंतजार। पुराने इतिहास को दोहरा रहा बिहार, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से गदगद जेडीयू नेता, सीएम नीतीश कुमार को बताया देवतुल्य। बिहार को सिर्फ शराबी बनाने का काम किया, सम्राट चौधरी का नीतीश सरकार पर हमला। लालू को हर हाल में हराने के लिए प्रशांत किशोर ने 4 बातों से बता दिया बिहार की जनता का वोट पैटर्न। वाम दल बढ़ा सकता है इंडिया अलायंस की मुश्किलें, सीटों पर दावेदारी की सियासत तेज। जब तक सरकार का लालू का साया, निवेशक जल्द ही नहीं आएंगे बिहार, सुशील कुमार मोदी का बिजनेस कनेक्ट पर तंज। बिहार में बुलेट ट्रेन के लिए बनेंगे ये 4 स्टेशन, मिट्टी जांच के बाद होगी भूमि की अधिग्रहण। लोकसभा चुनाव में यूपी और बिहार पर मोदी शाह की विशेष नजर, जाने कैसे ओबीसी और पिछड़ों की वोट बैंक को साध रही है बीजेपी। मुझे प्यार करो बाथरूम चलो, बिहार के मेडिकल कॉलेज में परीक्षा पास करने की शर्त, छात्राओं की शिकायत पर एफआईआर दर्ज। बिहार के लोगों को टुकड़े टुकड़ों में बांटने नहीं देंगे, सरकारी स्कूलों में छुट्टी पर शाहनवाज हुसैन का सरकार पर हमला। नशा मुक्ति दिवस पर सीएम नीतीश कुमार की घोषणा, जाते गन्ना की तरह शराबबंदी को लेकर क्या हर घर का होगा सर्वे। दोस्तों अब बात करेंगे विस्तार से। तो बात करते हैं कि बिहार में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने और देश दुनिया के उद्योगपतियों को बिहार में लाने के लिए बिहार बिजनेस समिट का आयोजन किया गया। बिहार सरकार ने औद्योगिक निवेश के लिए लगभग 3000 एकड़ जमीन तय किया गया है, लेकिन इसमें प्रदेश के यानी कि बिहार के 8 ऐसे जिले हैं जहां सरकार के पास कोई जमीन नहीं है। सबसे ज्यादा जमीन पश्चिम चंपारण में है, जब बिहार के किशनगंज, शिवहर, सारण, अरवल, शेखपुरा, जमुई, बांका और कैमूर ऐसे जिले हैं जहां जमीन है ही नहीं, यह बिहार सरकार का। इसके अलावा पूर्वी चंपारण में 1.78 एकड़ जमीन और फिर सीतामढ़ी में मात्र 1 एकड़ जमीन बचा हुआ है। बिहार में उद्योग लगाने के लिए सर्वाधिक जमीन पश्चिमी चंपारण के पास है, जहां करीब 2.53 एकड़ उपलब्ध है। वहीं अगर पटना की बात करें तो पूरे प्रदेश में सबसे अधिक औद्योगिक जमीन पटना के पाटलिपुत्र में है।
दोस्तों भोजपुर, पटना और गया के रास्ते दिल्ली से हावड़ा तक बुलेट ट्रेन का सपना भविष्य में पूरा होने वाला है। यानी कि बिहार में भी बुलेट ट्रेन आने वाले हैं। इसको लेकर के एरियल सर्वे के बाद अब धरातल पर सामाजिक सर्वेक्षण का काम शुरू हो चुका है। बिहार में नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने बिहार में जो रूट जारी किया है उसके मुताबिक बक्सर के बाद आरा के उदवंत नगर, पटना और फिर गया में स्टेशन बनने हैं। बुलेट ट्रेन रूट का एरियल सर्वे हो चुका है और फिर अब सर्वे एजेंसी पिछले 2 दिनों से इसके रास्ते में पड़ने वाले भोजपुर के विद्यमान ढांचा सर्वे का काम कर रही है। जानकारी के मुताबिक हाई स्पीड बुलेट ट्रेन की रफ्तार 350 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। यह कम समय में अधिक दूरी तय करने के उद्देश्य से जापानी तकनीक पर आधारित रेलवे ट्रैक का निर्माण किया जाना है। यह एलिवेटेड रेलवे ट्रैक के लिए भूमि अधिग्रहण की तैयारी शुरू हो गई है। यह हाई स्पीड रेल नेटवर्क तैयार होने पर आवागमन के साथ ही व्यापार आसान होगा। दोस्तों बिहार के 7 IAS अधिकारी साल 2024 में रिटायर होने जा रहे हैं। इनमें 6 अभी बिहार में तैनात है और फिर 1 केंद्रीय प्रतिनियुक्त पर है। जब मुख्य सचिव आमिर सुबहानी 30 अप्रैल 2024 को रिटायर हो रहे हैं। हालांकि सरकार उन्हें एक्सटेंशन दे सकती है। आमतौर पर अभी तक देखने को मिला है कि मुख्य सचिव को सरकार एक्सटेंशन देती रही है। इससे पहले दीपक कुमार और त्रिपुरारी शरण दोनों को एक्सटेंशन दे दी गई थी। आमिर सुबहानी को भी नीतीश सरकार एक्सटेंशन दे सकती है। लेकिन अगर उन्हें एक्सटेंशन नहीं दिया जाता है तो फिर बिहार के लिए नए मुख्य सचिव की खोज की जाएगी। 1989 बैच के IAS अधिकारी और फिर विकास आयुक्त विवेक कुमार सिंह जुलाई 2024, भूमि एवं राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव ब्रजेश मोहत्रा अगस्त 2024 और खान एवं भूतत्व विभाग के अपर मुख्य सचिव मनुभाई परिमार नवंबर 2024 में रिटायर होंगे। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे 1989 बेंच के सफाई कर्मचारियों के राष्ट्रीय आयोग के सचिव RK खंडेलाल मई 2024 में रिटायर होंगे। जबकि बिहार प्रशासनिक सेवा के IAS बने लखीसराय के जिलाधिकारी अमरेंद्र कुमार जनवरी 2024 और नवादा के जिलाधिकारी आशुतोष कुमार वर्मा अक्टूबर 2024 में रिटायर होंगे। दोस्तों उत्तर बिहार के पूर्णिया सहित 11 जिलों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। NBPDCL ने कुछ कंपनियों के साथ एग्रीमेंट भी कर लिया है। पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधेपुरा में ये मीटर लगाए जाएंगे। इसके अलावा NBPDCL ने अडानी एनर्जी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ गोपालगंज, वैशाली, सीवान, सारण, समस्तीपुर में 27,99,000 स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के लिए एग्रीमेंट किया है। आपको बता दूं कि बिहार लगभग 20 लाख से अधिक स्मार्ट प्रीपेड मीटर के साथ पूरे देश में अव्वल पर है। इन दोनों एग्रीमेंट के तहत ग्रामीण क्षेत्र में मीटर लगाया जाएगा। जब दोनों कंपनियां मीटर लगाने की शुरुआत मई 2024 से करेगी एवं जनवरी 2026 तक कार्य समाप्त हो जाएगा। CMD संजीव हंस ने कहा है कि दोनों डिस्कॉम कंपनियां ग्रामीण क्षेत्र में भी स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की शुरुआत कर चुके हैं। वहां हमें उपभोक्ताओं का सहयोग भी मिल रहा है। हमारी टीम ऊर्जा चौपाल के माध्यम से लोगों को स्मार्ट प्रीपेड मीटर के फायदे के विषय में जागरूक कर रही है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में आगामी चुनाव को लेकर के सियासी पारा चढ़ा हुआ है। जहां इंडिया बनाम NDA गठबंधन की सियासत जोरों पर है। राजनीतिक पार्टियां मतदाताओं को लुभाने के लिए विभिन्न रणनीतियों पर काम कर रही है। जहां NDA गठबंधन के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव लड़ने की बात करके मतदाताओं को लुभाने की कोशिश में है। वहीं इंडिया गठबंधन में अभी तक PM उम्मीदवार को लेकर के फैसला नहीं हुआ है। जब बिहार में इशारों में जदयू नेता नीतीश कुमार को PM उम्मीदवार प्रोजेक्ट करने का शिगुफा छोड़ रहे हैं। जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मीडिया से मुखातिब होते हुए कई बार कह चुके हैं कि उन्हें किसी पद की लालच नहीं है, जहां वे सिर्फ और सिर्फ विपक्षी एकता को मजबूत करना चाहते हैं। नीतीश कुमार पद के लिए मना कर रहे हैं, लेकिन जदयू नेता उन्हें PM प्रोजेक्ट करने के शिगुफा छोड़ रहे हैं। इसी क्रम में बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने सनसनीखेज दावा किया है। उन्होंने कहा है कि 2024 में देश बड़ा बदलाव होने जा रहा है। देश में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब दिल्ली के लाल किले पर झंडा फहराएंगे। ये कहना है जमा खान का, जो जदयू के नेता हैं और जदयू कोटे से मंत्री हैं। जी हाँ, जमा खान ने कहा है कि नीतीश कुमार को जनता दिल्ली में बैठे हुए देखना चाहती है। आपको बता दूं कि जमा खान भारतीय जनता पार्टी पर जम करके निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि हम लोग धर्म और जाति के सियासत नहीं करते हैं, जहां हम लोगों का फोकस और केवल विकास पर है। जहां हमारे नेता CM नीतीश कुमार को लोग विकास पुरुष के तौर पर जानते हैं। उन्होंने कहा है कि देश के लिए भाजपा नेताओं की सोच सही नहीं है, जबकि CM नीतीश कुमार पूरे देश की जनता का विकास चाहते हैं। जहां उनकी सोच सबको साथ लेकर के चलने की है। देश की जनता ये समझ चुकी है कि इंडिया को विकास की राह पर ले जाने के लिए 2024 में बदलना जरूरी है।
दोस्तों बिहार में इन दिनों नौकरियों की बहार है। जब पिछले दिनों 1,25,000 लोगों को शिक्षक नियुक्ति पत्र दिया गया था, जहां आज समाज कल्याण विभाग के बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के रूप में बीपीएससी चयनित 55 बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को नियुक्ति पत्र दिया गया है। ऑडिटोरियम में बुधवार 13 दिसंबर को बीपीएससी द्वारा चयनित 55 बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को नियुक्ति पत्र दिया गया। समाज कल्याण विभाग के मंत्री मदन सहनी, समाज कल्याण विभाग के सचिव प्रेम सिंह मीना के द्वारा दीप जलाकर के कार्यक्रम की शुरुआत की गई। दोस्तों बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर के सवाल उठते रहे हैं। जब पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने सरकार बनने पर शराबबंदी हटाए जाने का भी ऐलान किया है। जब मणिपुर में शराब पर पूर्ण प्रतिबंध हटाने के फैसले के बाद बिहार में भी शराबबंदी वापस लेने की मांग हो रही है। इन सब के बीच मद्य निषेध एवं उत्पाद मंत्री ने शराबबंदी को लेकर के बड़ी बात कह दी है। बिहार सरकार शराबबंदी वापस लेने पर कोई भी विचार नहीं कर रही है। बिहार में शराबबंदी से लोगों को काफी ज्यादा लाभ पहुंचा है, यह कहना है राज्य के मद्य निषेध एवं उत्पाद मंत्री सुनील कुमार का। आपको बता दें कि मणिपुर में शराब पर पूर्ण प्रतिबंध हटाने के फैसले के बाद बिहार में भी शराबबंदी वापस लेने की मांग हो रही है। जहां फेडरेशन ऑफ इंडियन अल्कोहल बेवरेज कंपनी ने पिछले दिनों बिहार सरकार को इससे संबंधित पत्र भी भेजा था। जब बिहार सरकार ने समय समय पर शराबबंदी कानून में संशोधन किया है। मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि हम लोगों का फोकस है कि जो शराब के कारोबारी है उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, ना कि शराब पीने वालों के खिलाफ। बिहार से बाहर 6,000 से अधिक ऐसे लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, जहाँ लगातार कार्रवाई की जा रही है। दोस्तों भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को फ्यूज बल्ब कहा दिया है। जी हां, साथ ही उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ने की चुनौती दे डाली है। इस महीने के अंत में बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा वाराणसी में रैली करने की खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए सुशील कुमार मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार एक फ्यूज बल्ब है जो टिमटिमा सकता है लेकिन कभी भी जलता नहीं है। उनका प्रभाव उनके राज्यों तक ही सीमित है। भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कहा है कि वे मध्य प्रदेश में अपने उम्मीदवारों को जीत नहीं दिला सके, उनका प्रभाव उनके राज्यों तक ही सीमित है। वे अखिलेश यादव के कारण रैली कर रहे हैं। हिम्मत है तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़े। अरविंद केजरीवाल लड़ने आए और फिर भाग गए। आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से सांसद हैं और नीतीश कुमार वही वाराणसी में ही जाकर के रैली करने वाले हैं। इसको लेकर के अब भाजपा और जेडीयू के बीच घमासान मची हुई है। दोस्तों बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए राज्य सरकार ने उग्रवादियों, बालू और फिर शराब तस्करों के विरुद्ध सूचना देने वालों को अब पुरस्कार देने की घोषणा की है। यह सूचना देने वालों का नाम गुप्त रखा जाएगा। पुरस्कार की राशि 300 रुपये से लेकर के 3 लाख रुपए तक की होगी। जहां अलग अलग रैंक के पुलिस पदाधिकारी अलग अलग राशि पुरस्कार स्वरूप दे सकेंगे। जहां पुलिस मुख्यालय ने पूर्व में ही हर जिले से उग्रवादियों, अवैध बालू कारोबारियों और फिर जघन्य अपराध में शामिल अपराधियों की सूची मंगवाई थी। जहां अब इस पर कार्रवाई शुरू हो गई है। जहां राज्य सरकार के उप सचिव सुधांशु कुमार चौबे द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि बालू और फिर शराब कारोबारियों के कारण कानून व्यवस्था की समस्या लगातार उत्पन्न हो रही है। जहां अब इस धंधे में संगठित माफिया भी शामिल हो गए हैं। जहां ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस तरह की गतिविधियों में अंतर्राज्यीय अपराधियों का भी हाथ रहता है। इसी कारण उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए पुरस्कार की घोषणा की गई है। उन्होंने पत्र में इस बात का भी जिक्र किया है कि राज्य में नक्सली घटनाओं में कमी आई है। जहां अपराधी नक्सलियों के नाम पर अपराध करते हैं और दूसरे राज्यों में शरण लेते हैं। जहां ऐसी स्थिति में अपराधियों तक पहुंचने में पुलिस को परेशानी होती है। उन्हें पकड़ने के लिए पुरस्कार की घोषणा जरूरी है। दोस्तों जदयू के राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता राजीव रंजन ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाजपा के तमाम विरोध के बावजूद नीतीश सरकार ने जिस तरह से जातिगत जनगणना और आरक्षण का दायरा बढ़ाने के अपने वादे को पूरा कर लिया है, उससे राज्य के गरीब, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग तथा युवाओं एवं महिलाओं में उत्साह का माहौल है। ये दिखाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो कहते हैं उसे हर हाल में पूरा करते हैं। उन्होंने कहा है कि नीतीश सरकार ने राज्य में यानी कि बिहार में आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ा करके 65% कर दिया है। वही सामान्य वर्ग के, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए पूर्व से ही 10% आरक्षण उपलब्ध है। जहां इससे समाज के गरीब लोगों को कुल 75% आरक्षण का लाभ मिलने लगा है। इसके अलावा सरकार किसी कानूनी प्रक्रिया में ना फंसे, इसके लिए मुख्यमंत्री ने खुद केंद्र सरकार से इस नए प्रावधान को संविधान की 9वीं अनुसूची में डालने के लिए अनुरोध कर चुके हैं। दोस्तों पटना के ज्ञान भवन में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए जेडीयू के प्रदेश महासचिव रंजीत कुमार झा ने बड़ी बात कह दी है। यहां सीएम नीतीश कुमार को धन्यवाद देते हुए उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कुशल प्रबंधन और फिर दूरदर्शिता का ही परिणाम है कि बिहार अपने पुराने इतिहास को दोहराने जा रहा है। इसके साथ ही जेडीयू के प्रदेश महासचिव रंजीत कुमार झा ने बताया है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट
14 दिसंबर तक चलेगी। जब बिहार में आयोजित हो रहे इस पहले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 600 से ज़्यादा औद्योगिक शामिल हुए, जहां समिट से पहले 11 कंपनियों ने लगभग 500 करोड़ रुपए से अधिक के MOU की सहमति दे दी। जहां 240 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने 100 से 500 करोड़ रुपए निवेश करने की सहमति दी है, जहां 2 दिन में 31,000 करोड़ की MOU साइन होने की उम्मीद है। दोस्तों, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने सीएम का ऐलान किया है, जिस पर सम्राट चौधरी ने कहा है कि जिस तरह से पार्टी के नेताओं को आगे बढ़ाया गया है वह सिर्फ बीजेपी में ही संभव है। उन्होंने कहा है कि विपक्षी पार्टियों में सिर्फ परिवारवाद है, जहां वहां पहले से तय होता है कि सीएम कौन होगा, या पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा। उन्होंने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार जिस तरह से बयान देते हैं उन्हें बताना चाहिए कि शराबबंदी करने से क्या मिला, या नीतीश कुमार ने सिर्फ बिहार के लोगों को शराबी बनाने का काम किया है। यह कहना है सम्राट चौधरी का, जो बिहार के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं। दोस्तों, बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर के सियासी बाजार सजने लगा है, जहां सभी दल अपने अपने मुताबिक बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर जीत का दावा कर रहे हैं। जहां इसी क्रम में इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों ने भी सीट बंटवारे से पहले ही अपनी दावेदारी पेश करनी शुरू कर दी है। जब बिहार में वाम दलों ने भी अपने जनाधार के मुताबिक सीटों पर दावेदारी का शगुफा छोड़ दिया है। जब प्रदेश की सियासी इतिहास पर नजर दौड़ाएं तो फिर इंडिया गठबंधन में शामिल सहयोगी दलों का लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन सराहनीय रहा है। इसमें वाम दल भी पीछे नहीं है। यही कारण है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में दंगल में माकपा भी दाव आजमाना चाह रही है। लोकसभा चुनाव के दंगल में दाव आजमाने के लिए माकपा बिहार में सेफ सीट से बेगुल फोकने की तैयारी में है। जब माकपा नेताओं के मुताबिक भागलपुर और नवादा से चुनावी दाव खेला जा सकता है, क्योंकि पहले इस सीट पर पार्टी जीत चुकी है। जी हाँ, इसके बाद उजियारपुर यानी कि समस्तीपुर जिला से चुनावी बिगुल फूंक सकते हैं। दोस्तों, पटना के ज्ञान भवन में बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 का आयोजन किया गया। देश विदेश के कई उद्योगपति हिस्सा लिए, जहां हजारों करोड़ का निवेश हुए। समिट में लगभग 800 कंपनियां हिस्सा लिया। लेकिन वहीं पर भाजपा के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देते हुए बिजनेस कनेक्ट पर तंज कसा है। यह पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि बिहार में जब तक लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव सत्ता के केंद्र में रहेंगे, तब तक उनके डरावने 15 साल को याद करके कोई भी बड़ा निवेश जल्दी बिहार में नहीं आएगा। नीतीश कुमार के आश्वासन पर नीतीश किसी को भरोसा नहीं है। सुशील कुमार मोदी ने अडानी को बुलाए जाने को लेकर के बिहार सरकार पर भी तंज कसा है। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि बिहार में पहले भी 2 बार इन्वेस्टर मीट हो चुका है, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। इस बार राजद, कांग्रेस, जदयू और फिर वाम दल उद्यमी गौतम अडानी को दिन रात कोसते रहते हैं। उन्हें महागठबंधन सरकार रेड कॉर्पेट बिछा करके वेलकम दे रही है। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि नीतीश कुमार ने कभी निवेश लाने के लिए ना कोई गंभीर प्रयास किया और ना ही पहले दिए गए आश्वासनों का पालन किया है। उन्होंने कहा है कि BIADA ने 2400 इकाइयों में से 1200 इकाइयों के आवंटन रद्द कर दिए। 2011 औद्योगिक नीति के अनुसार जिन्हें सब्सिडी मिलनी चाहिए थी, उनको अब तक भुगतान नहीं किया गया। उन्होंने कहा है कि वेट की प्रतिपूर्ति और अनुदान पाने के लिए निवेशकों को पापड़ बेलने पड़ते हैं। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 24 दिसंबर को बनारस में होने वाली रैली को लेकर के जमकर के सियासत हो रही है। बीजेपी लगातार नीतीश कुमार पर हमला बोल रही है। इस बीच आरजेडी सांसद मनोज झा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोला है। मनोज झा ने सवालिया लहजे में पूछा है कि क्या पीएम मोदी वाराणसी के मालिक है क्या। उन्होंने कहा है कि वह एक जनप्रतिनिधि है, अगली बार जीतेगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। दिल्ली में पत्रकारों के साथ बातचीत करने के दौरान आरजेडी सांसद मनोज झा ने आगे कहा है कि नीतीश कुमार एक राज्य के मुख्यमंत्री है, वाराणसी में एक आम आदमी भी जा सकता है। मनोज झा ने आगे कहा है कि वहां पर संकट मोचन काशी विश्वनाथ मंदिर है। क्या पीएम मोदी वाराणसी के लिए नए कोतवाल हैं क्या। आपको बता दें कि लगातार चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार को उत्तर प्रदेश की कई लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ाने का ऑफर मिल रहा है। इसी क्रम में पीएम मोदी के घर वाराणसी में सीएम नीतीश कुमार की रैली की खबर सामने आई है, जिसके बाद सियासत तेज हो गई है। बीजेपी के साथ चिराग पासवान समेत कई नेताओं ने हमला किया है। बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने यहाँ तक कह दिया है कि अब नीतीश कुमार वाराणसी में रैली करे या फिर फूलपुर से चुनाव लड़े, जहाँ कहीं उन्हें कुछ भी पूछने वाला नहीं है, कोई भी पूछने वाला नहीं है। जदयू पहले उत्तर प्रदेश और फिर अब मध्य प्रदेश विधानसभा की 10 सीटों पर जमानत जब्त करा करके बिहार के बाहर अपनी औकात देख चुका है।
दोस्तों, लोकसभा चुनाव में महज 5 से 6 महीने बचे हुए हैं। जहाँ ऐसे में देश की तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है। ऐसे में पिछले 15 सालों से केंद्र की सत्ता में काबिज भाजपा एक बार फिर से वापसी को लेकर के नई तरकीब अपना रही है। इस बार भाजपा अपने कोर वोट बैंक और फिर पुरानी रणनीति में थोड़ा बदलाव करती हुई नजर आ रही है। इसका प्रमाण हाल ही में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में देखने को मिला है। जहाँ देश में हर तरफ जातिगत जनगणना करवाए जाने की मांग उठ रही है, वहीं बिहार जैसे प्रदेश में जाति आधारित गणना करवा करके आंकड़े भी जारी कर दिया गया है। जब भाजपा इस मुद्दे को लेकर के मौन तो जरूर है, लेकिन अंदर खाने में बड़ी सियासी खिचड़ी पकड़ी है, जिसका कुछ प्रमाण हाल ही में खत्म हुए विधानसभा चुनाव में देखने को मिला है। आमतौर पर भाजपा को अगरों की पार्टी कहा जाता है, लेकिन इस बार केंद्र की सत्ता पर काबिज इस पार्टी ने अपनी इस छवि को तोड़ने की कोशिश की है। हालांकि बिहार में हुई जाति आधारित गणना के रिजल्ट पर बीजेपी भी सवाल उठाती हुई रही है और फिर जातिगत जनगणना करवाने के प्रस्ताव को पास करवाने का क्रेडिट भी ले रही है। जब बीजेपी ये समझ चुकी है कि सत्ता में काबिज रहने के लिए पिछड़ा और अति पिछड़ा वोट बैंक को साधना बेहद जरूरी है। जब भाजपा ने इस बार 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव जीते हैं, जिसमें 2 राज्यों में पिछड़ा और फिर अति पिछड़ा समाज से आने वाले नेताओं को मुख्यमंत्री बनाया है। ऐसे में अब ये कहा जा रहा है कि भाजपा इस बार पिछड़ी जातियों को साथ लेकर के विधानसभा चुनाव लड़ेगी। इतना ही नहीं, बीजेपी की इस रणनीति से यूपी और फिर बिहार में चुनाव जीतना काफ़ी ज़्यादा आसान हो सकता है, क्योंकि इन 2 राज्यों में लोकसभा चुनाव की संख्या काफ़ी ज़्यादा अधिक है। उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा सीटें हैं, जो कि देश में सबसे अधिक है। उसके बाद बंगाल और फिर बिहार का नंबर आता है। जब बिहार की बात करें तो यहाँ 40 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें पिछली बार इन सीटों पर भाजपा का वर्चस्व रहा। उत्तर प्रदेश और बिहार में पिछड़ों और फिर अति पिछड़ों की संख्या सबसे अधिक है। लिहाजा भाजपा ये बात अच्छी तरीके से समझती है कि यदि इन दोनों राज्यों में पिछड़ा वोट बैंक को अपने साथ ले लाया जाए, वापस से केंद्र की सत्ता में काबिज होने में अधिक कठिनाई नहीं होगी। ऐसे में भाजपा ने बिहार में लालू और उत्तर प्रदेश में अखिलेश फैक्टर को काटने के लिए मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री फेस बनाया है, ताकि उनका इस्तेमाल आगामी लोकसभा चुनाव में पिछड़े वर्गों को साधने के लिए किया जा सके। दोस्तों, दरभंगा में बिहार का दूसरा एम्स बनने जा रहा है। जमीन को लेकर के पिछले लंबे समय से विवाद चल रहा था, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से दरभंगा के शोभना बाईपास की जमीन को स्वीकृत किए जाने के बाद बिहार सरकार ने भी केंद्र सरकार की शर्तों को मानते हुए पत्र सौंप दिया है। जब बिहार के दरभंगा में एम्स निर्माण को लेकर के सरकार के मंत्री संजय झा ने कहा है कि केंद्र सरकार ने जो भी डिमांड की थी, चाहे बिजली पहुंचाने का मामला हो, 4 लेन सड़क का मामला हो, पीने की पानी की व्यवस्था हो या फिर मिट्टी भराई का काम हो, बिहार सरकार सब कुछ करके देगी। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार के पत्र में एक बात और भी है कि वे लोग नई तकनीक से काम करेंगे। तो फिर बिहार सरकार की तरफ से भी कहा गया है कि नई तकनीक में भी यदि बिहार का कोई भी कंट्रीब्यूशन होगा तो फिर हम लोग करेंगे। जब बेसिक बात यही है कि शोभना में अब बिहार का दूसरा एम्स बनेगा और फिर उसकी तरफ से जो भी डिमांड की गई है बिहार सरकार वे सब कुछ करके देगी। जब बिहार सरकार मिट्टी भराई पर 309 करोड़ रुपए की राशि खर्च करेगी। इसके अलावा 4 लेन सड़क भी बना करके जल्द देगी। दरभंगा एम्स 750 बेड का अस्पताल होगा और इस पर केंद्र सरकार 1361 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। ये कहना है मंत्री संजय झा का। दोस्तों, बेतिया जिले में चल रही अल्ट्रासाउंड केंद्र की जानकारी ऑनलाइन हो जाएगी, जहां कोई भी एक क्लिक पर इसकी जानकारी प्राप्त कर लेगा। इसके लिए विभागीय कवायद शुरू कर दी गई है। जहां निबंधन सभी केंद्रों से अल्ट्रासाउंड मशीन कार्यरत चिकित्सा संचालक एवं जमीन से जुड़े कागजात की मांग की गई है। इससे संबंधित कुछ सेंटर की ओर से कागजात जमा भी कराया गया है। दोस्तों, बिहार के नालंदा में वर्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान पवापुरी नाम का मेडिकल कॉलेज है। ये मेडिकल कॉलेज छात्रों के साथ कथित रूप से गलत काम करने में चर्चा में है। छात्रों ने HOD समेत 5 लोगों पर छेड़खानी का आरोप लगाया है। जब बिहार पुलिस ने एक्स ट्विटर पर एक पोस्ट के जरिए बताया है कि इस मामले में HOD जितेंद्र प्रसाद, डॉक्टर निर्मल कुमार, डॉक्टर अजय कुमार और फिर क्लर्क निरंजन कुमार के खिलाफ मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार छात्रों का कहना है कि HOD ने परीक्षा में पास करने के लिए उन्हें अपने कमरे में बुला करके किस करने की कोशिश की। आरोपियों ने उनसे बाथरूम चलने को कहा, जहाँ कहा कि मुझे प्यार करो तो पास करा देंगे। जहाँ छात्रों ने अश्लील बात करने के लिए मजबूर करने का भी आरोप लगाया है। वहीं पर दैनिक भास्कर ने एक छात्रा के हवाले से बताया है कि मेडिकल कॉलेज में 6 दिसंबर 2023 को मौखिक परीक्षा थी। जहाँ छुट्टी होने के बाद छात्राएं अपने कमरे में चली गई। इसके बाद उन्हें फोन करके कॉलेज बुलाया गया। कॉलेज आने पर HOD इन छात्रों को एक एक करके कमरे में बुलाया और फिर अश्लील हरकत की। जहाँ छात्रा के अनुसार सर ने कहा कि तुम्हें इतना कम नंबर आए हैं, क्या करोगी, पास होगी या फिर फेल।
मैंने कहा कि पास होना है। वो बोला कि उधर चलो बाथरूम की ओर। मैंने मना किया तो जबरदस्ती पकड़ लिया। मैं रोने लगी तो मुझे छोड़ दिया। डॉक्टर अजय कुमार, डॉक्टर जितेश कुमार ने मुझे पकड़ करके रखा था। वहीं एक अन्य छात्रा के अनुसार घटना के वक्त आरोपित नशे के हालात में थे। जहां उससे पूछा गया है कि यदि उसे टॉप कर दिया जाए तो फिर उसके बदले में वो क्या करेगी। जहां कथित तौर पर डॉक्टर निर्मल कुमार ने उसे पैर छू करके आशीर्वाद लेने को कहा, लेकिन पैर छूने को वो जैसे ही झुकी तो उसे पकड़ करके किस करने की कोशिश की। जब पीड़ित छात्रा ओटी असिस्टेंट की पढ़ाई कर रही है। छात्राओं का ये भी आरोप है कि शुरुआत में उनके आरोप को गंभीरता से नहीं लिया गया। जब पुलिस ने उन्हें थाने से भगा दिया गया। जहाँ हालांकि स्थानीय ओपी प्रभारी अनिता कुमारी ने इस आरोप को गलत बताया है। उन्होंने कहा है कि पुलिस मामले की जांच कर रही है, जहाँ उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जब वहीं कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अशोक कुमार का कहना है कि मामले की जाँच के लिए जिलाधिकारी ने एक टीम का गठन किया है। दोस्तों, बिहार के सरकारी स्कूलों में छुट्टी में कटौती किए जाने पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। जहां शाहनवाज हुसैन ने सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि तुगलकी फरमान से बच्चों का भविष्य नहीं सुधरेगा। वर्तमान सरकार हिंदू के लिए अलग, मुस्लिम के लिए अलग कैलेंडर छुट्टियों का जारी कर रही है। जब बिहार सरकार लोगों को अलग अलग टुकड़ों में बांटना चाह रही है, लेकिन हम बिहार के लोगों को टुकड़ों में बांटने नहीं देंगे। एक कार्यक्रम में बोलते हुए शाहनवाज हुसैन ने परिसदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वर्तमान सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने बताया है कि वर्तमान में बिहार सरकार बोरा छाप सरकार बनी हुई है। जब यहाँ के स्कूलों में बच्चों के पढ़ने के लिए बेंच और फिर टीचर्स के बैठने के लिए कुर्सियां उपलब्ध नहीं है। तुगलकी फरमान से बच्चों का भविष्य नहीं सुधरेगा। जहां उन्होंने कहा है कि बिहार के सरकारी स्कूलों की छुट्टियों में कटौती किए जाने पर शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि स्कूलों में पढ़ने पर कम फोकस है। जहां क्लासरूम में बेंच नहीं होने के चलते बोरा पर बच्चे बैठने को मजबूर हैं। ये बोरा छाप सरकार है। पहले क्लासरूम टीचर दीजिए। नीतीश कुमार कहते हैं कि साइकिल दिए, ड्रेस दिए, लेकिन सर्व शिक्षा अभियान के तहत इसके लिए भारत सरकार से पैसे आते हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार तो बांटते हैं, बांटना कौन सा एहसान है। जब बांटने से कौन सा एहसान किए हैं। स्कूल में कमरा, बेंच, टीचर नहीं है और सिर्फ सरकार फरमान निकाल रहे हैं। तुगलकी फरमान से बच्चे का भविष्य नहीं सुधरेगा। हम भी चाहते हैं कि बच्चे और फिर शिक्षक स्कूल समय पर आएँ। इसका मतलब ये नहीं कि शिक्षक को बंधुआ गुलाम बनाया जाए। ये कहना है शाहनवाज हुसैन का। दोस्तों, मरहूम सांसद सैयद सहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब कल गोपालगंज पहुंची। जब गोपालगंज शहर के अंबेडकर चौक पर उन्होंने भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। जब माल्यार्पण के बाद वे कौमी एकता कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए दरभंगा के लिए निकल गई। जहां हिना साहब को देखने के लिए वहां पर युवाओं की काफी भीड़ देखने को मिली। अपने निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक उन्हें 10 बजे गोपालगंज शहर के अंबेडकर चौक पर अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण करना था, लेकिन सुबह 10 बजे से पहले ही भारी संख्या में युवा यहाँ इकट्ठा हुए थे। जहाँ सभी सहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब को देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए बेताब थे। जहां हिना साहब को देखने के लिए युवाओं का बेताबी इस कदर थी कि यहां उनके आने में जैसे जैसे देर होती गई, युवाओं की तादाद भी बढ़ती चली गई। तय समय से करीब 2.5 घंटे लेट पहुंची हिना साहब जैसे ही अंबेडकर चौक पर पहुंची तो फिर यहां के युवाओं की तादाद हजारों में हो गई। दोस्तों, नीतीश कुमार ने नशा मुक्ति दिवस पर बिहार में शराबबंदी की समीक्षा की है। उन्होंने आज बसों को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। इस मौके पर सभी जिलों के डीएम वेबकास्टिंग के जरिए जुड़े रहे। यह नीतीश कुमार ने कहा है कि एक सर्वे से पता चलता है कि इस साल 2023 में 1,82,00,000 लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया है। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम जातिगत जनगणना की तरह हर घर में शराबबंदी की समीक्षा करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सचिवालय संवाद में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सभी जिला के डीएम वेबकास्टिंग के माध्यम से जुड़े हुए थे। नशा मुक्ति दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रचार प्रसार के लिए बसों को भी रवाना किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नशा मुक्ति दिवस आयोजित कार्यक्रम में कहा है कि साल 2011 से आज के दिवस को हम लोग मद्य निषेध दिवस के रूप में मनाते रहे हैं। साल 2017 में इसे बदल करके नशा मुक्ति दिवस के रूप में मना रहे हैं। जहां हम लोगों ने महिलाओं की मांग पर साल 2016 में शराबबंदी लागू किया है। शराबबंदी को शुरू में हमने सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में लागू किया था, लेकिन 5 दिन के अंदर लोगों की डिमांड पर पूरे बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू कर दिया गया। दोस्तों, लोकसभा में मंगलवार को उस समय सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक देखने को मिली जब गृह मंत्री अमित शाह ने टीएमसी के सदस्य सौगत राय द्वारा धारा 370 को निरस्त करने, अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण और
समान नागरिक संहिता को भाजपा का सांप्रदायिक और फिर विभाजनकारी एजेंडा बताने पर आपत्ति जताई है। यह सदन में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2023 और फिर संघ राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2023 पर चर्चा के दौरान राय ने भाजपा पर इन विषयों को लेकर के निशाना साधा। जहां इस पर अमित शाह ने पलटवार करते हुए कहा है कि राम मंदिर का निर्माण उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार किया जा रहा है। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का उच्चतम न्यायालय ने अनुमोदित किया। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि उच्चतम न्यायालय सांप्रदायिक एजेंडे पर काम कर रहा है? उन्होंने कहा है कि समान नागरिक संहिता को संविधान निर्माताओं ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया है। अमित शाह ने पूछा है कि क्या आप ये कहना चाहते हैं कि हमारे संविधान निर्माता भी सांप्रदायिक एजेंडा अपना रहे थे? कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि अमित शाह जी कहते हैं कि हम पीओके को अपने नियंत्रण में लाएंगे। मान लीजिए कि कांग्रेस नहीं कर पाई, लेकिन आप तो पहलवान हो, पीओके को भारत में नियंत्रण में लाएं। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा है कि आप पीओके को कब लाएंगे, भारत में कब मिलाएंगे, अक्साई चीन को कब लाएंगे? अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि गृह मंत्री को चुनाव से पहले ये करके दिखाया देना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने चौधरी पर पलटवार करते हुए ये बताया है कि पीओके और अक्साई चीन किसके शासन में गए थे। दोस्तों, भारत का ई कॉमर्स बाजार जिस तेजी से ग्रोथ कर रहा है, उसको देखते हुए साल 2028 तक इसके 160 बिलियन डॉलर से ज़्यादा होने की उम्मीद है। जहां देश में ऑनलाइन शॉपिंग का बाजार 2023 में अनुमानित 60 बिलियन डॉलर से बढ़कर के अगले 5 सालों में 160 बिलियन डॉलर पर जाने की उम्मीद है। ऑनलाइन की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में ऑनलाइन शॉपिंग में ज़बरदस्त तेजी आई है, जिससे ये आंकड़ा हासिल करना आसान होगा। यह साल 2020 के बाद से भारत के ऑनलाइन रिटेल बाजार में हर साल लगातार 8 से 12 बिलियन डॉलर का एक्सपेंशन यानी कि विस्तार हुआ है। यह ई कॉमर्स मार्केट में कस्टमर के खर्चों के पैटर्न पर नज़र रखने वाली बैन एंड कंपनी की ऑनलाइन 2023 रिपोर्ट्स के मुताबिक ये डेटा आया है। दोस्तों, अब व्हाट्सएप पर शिक्षकों के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने बुधवार को सभी जिला अधिकारियों को पत्र लिखकर के सख्त हिदायत दी है कि मॉनिटरिंग की व्यवस्था और मजबूत करें। पत्र में कहा गया है कि स्कूलों के निरीक्षण के दौरान पाया गया है कि अधिकांश शिक्षक व्हाट्सएप पर अवकाश का आवेदन देते हैं, जब ये स्वीकार्य नहीं है। या शिक्षक अपना आवेदन भौतिक रूप से दें ताकि निरीक्षित पदाधिकारी देख सके कि आवेदन किस तारीख को दिया गया है, या किस तारीख को स्वीकृत और फिर अग्रेसित किया गया है। पत्र में स्कूलों के निरीक्षण की प्रक्रिया बदलने की भी आदेश दिया गया है, क्योंकि पता चला है कि निरीक्षण होने के बाद 2-3 बजे के बीच शिक्षक नदारद हो जाते हैं। या कई बार ऐसा भी हुआ है कि जब शिक्षक भाग रहे थे उसी समय निरीक्षण टीम भी पहुंच गई। पत्र में कहा गया है कि शिक्षकों की नदारद होने वाली प्रवृत्ति को देखते हुए निरीक्षण की प्रक्रिया को औचक बनाया जाए। जहाँ इसके लिए निरीक्षण को 3 श्रेणी में स्वीकृत वर्गीकृत करने का आदेश दिया गया है। दोस्तों, संसद हमले की बरसी पर कल संसद के बाहर हरकंप मच गया। यहाँ पर 2 लोग नारेबाजी करने लगे और फिर कलर गैस का छिड़काव करने लगे। इससे संसद परिसर के बाहर हरकंप मच गया। आपको बता दूं कि ये घटना संसद के बाहर भी हुई है। इस घटना में दिल्ली पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, हिरासत में लिया है। इनका नाम नीलम और अनमोल शिंदे है। यह नीलम महिला है और फिर उनकी उम्र 42 साल है। वह हरियाणा के हिसार की रहने वाली है। यह दूसरी आरोपी का नाम अनमोल शिंदे है। अनमोल के पिता का नाम धनराज शिंदे है और महाराष्ट्र के लातूर का रहने वाला है। इसकी उम्र 25 साल है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर से होकर के आ रही पछुआ हवा की वजह से बिहार के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। जहां लोगों को सुबह और फिर शाम ठंड का एहसास हो रहा है। जहाँ पछुआ हवा की रफ्तार 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। जहाँ अगले 1 हफ्ते के बाद फिर से तापमान में गिरावट होगी। जहाँ अगले 5 दिनों के दौरान सुबह के समय बिहार के अधिकांश भागों के 1 या फिर 2 स्थानों में हल्के से मध्यम स्तर की का कोहरा छाया रहने का अनुमान है। जहाँ मौसम विभाग के अनुसार 20 दिसंबर के बाद न्यूनतम तापमान में गिरावट होगी। जहाँ इसके बाद ठंड बढ़ेगी, लेकिन इससे पहले भी सुबह शाम कनकनी बनी रहेगी। खेती किसानी के लिहाज से मौजूदा मौसम सही है। जहाँ रबी फसलों की बुआई के लिए ऐसा मौसम अनुकूल है। आज की तापमान की बात करें तो आज बिहार का अधिकतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच और न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। आपको बता दें कि पछुआ हवा के प्रभाव से राजधानी सहित जिलों के तापमान में गिरावट आने से ठंड में बढ़ोतरी हुई है। जब पिछले 24 घंटे के दौरान बिहार का सबसे ज्यादा तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस भागलपुर के सबौर में दर्ज किया गया।
दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह बुधवार को अपनी पत्नी ज्योति सिंह के तलाक के अर्जी मामले में पेश होने के लिए आरा सिविल कोर्ट स्थित फैमिली कोर्ट पहुंची, जहां जज श्वेता सिंह के समक्ष पवन सिंह ने अपनी पत्नी से तलाक मामले में गवाही दी। कोर्ट रूम के अंदर करीब 1 घंटे तक पवन सिंह अपने अधिवक्ता सुदामा सिंह के साथ अपना पक्ष रखा। जब पवन सिंह की गवाही के बाद कोर्ट ने उन्हें जाने की इजाजत दे दी। आज कोर्ट में सिर्फ पवन सिंह की पेशी हुई, जबकि उनकी पत्नी ज्योति सिंह की गवाही अगली तारीख पर होने की बात कही जा रही है। आपको बता दें कि भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह और फिर उनकी पत्नी ज्योति सिंह से तलाक के मामले में गवाही के लिए कोर्ट के द्वारा 13 दिसंबर की तारीख तय की गई थी, जिसके बाद बुधवार को पवन सिंह कोर्ट पहुंचे थे। जहां सूत्रों की माने तो पवन सिंह कोर्ट में अपनी पत्नी के खिलाफ गवाही दिए जाने में दिए, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी पत्नी का शादी से पहले अवैध संबंध था। साथ ही वे शराब और सिगरेट का सेवन भी करती है, जिसे मैंने कई बार छोड़ने को बोला। इसके बावजूद भी उसने नशा करने की लत को नहीं छोड़ी। इस वजह से मजबूरन मुझे पत्नी से तलाक के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। जहाँ इसके अलावा पवन सिंह ने गवाही में ये भी कहा है कि उनकी पत्नी के पेट पर गोली का निशान है, जो कि उन्होंने मुझसे छुपाया है। आपको बता दें कि पवन सिंह ने ज्योति सिंह से दूसरी शादी की है। जहां यूपी के बलिया की रहने वाली ज्योति से उनकी शादी 2018 में हुई थी, जहां पहली पत्नी ने जान दे दी थी। जहां अभी ज्योति सिंह बीते कई महीनों से अपने मायके में रह रही है। जहां पवन सिंह अपने पैतृक गांव आरा के जोकीरा बारात लेकर के गए थे, जहां अब रिश्तों के खटास के बाद बारात कोर्ट तक पहुंच गई है। आज इस मामले पर पवन सिंह की गवाही हुई। इसके बाद ज्योति सिंह भी अपनी गवाही देगी और फिर उसके बाद फैसला सुनाया जाएगा। दोस्तों, बिहार में महिला पुलिस कर्मियों की बढ़ती हुई संख्या को ध्यान में रखते हुए उनकी सुविधा के लिए सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। अब महिला पुलिस की सुविधा के लिए सरकार 250 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च करेगी। गृह विभाग की ओर से उसके लिए मंजूरी भी दे दी गई है। जब महिला सिपाहियों के लिए इस योजना से थानों और फिर ओपी में बैरक बनाए जाएंगे। दरअसल राज्य के 545 थाना और फिर ओपी में महिला बैरक का निर्माण किया जाएगा। जहाँ इस योजना पर करीब 256 करोड़ 30 लाख की राशि खर्च होगी। गृह विभाग ने इस योजना को की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। महिला सिपाहियों के लिए 3 मॉडल के बैरक बनाए जाएंगे। राज्य के 277 बड़े थानों में 20 महिला सिपाहियों की क्षमता वाले बैरक का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए G+1 संरचना का भवन निर्माण किया जाएगा। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।